बच्चों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पशु प्रजनन यानी एनिमल ब्रीडिंग के बारे में। बच्चों, पशु विज्ञान की वह शाखा जिसमें घरेलू पशुधन की आनुवंशिकता में ऐसे सुधार किए जाते हैं जो मानव के हित में होते हैं, पशु प्रजनन कहलाता है। पशु प्रजनन के अंतर्गत पशुओं के उत्पादन, उनके पालन पोषण और देखभाल संबंधी सभी प्रकार के कार्य किए जाते हैं। पशु प्रजनन द्वारा उन्नत नस्ल के पशुधन का विकास किया जाता है, उनके उत्पादन एवं उनके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है, जिससे मनुष्य की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति तो होती ही है, साथ में उन्नत नस्लों का उपयोग अन्य कल्याणकारी कार्यों में भी किया जाता है। बच्चों, प्रजनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग। लेकिन यहाँ पर एक अन्य प्रकार आर्टिफिशियल ब्रीडिंग को भी हम इसके अंतर्गत सम्मिलित करते हैं या इसके अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन ब्रीडिंग की यानी अंतः प्रजनन की। जब एक ही नस्ल के 4 से 6 पीढ़ी तक के संबंधित यानी 4 से 6 पीढ़ी तक के संबंधी नर और मादाओं के बीच सब संकरण कराया जाता है यानी संगम कराया जाता है, तो उसे अंतः प्रजनन या इन ब्रीडिंग कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, सम प्रजनन और भिन्न प्रजनन। सम प्रजनन में एक ही नस्ल के बहुत ही निकट संबंधी नर और मादाओं के बीच समेकन होता है। ये नर और मादाएं संबंधों की दृष्टि से भाई बहन, माँ बेटे आदि होते हैं। भिन्न प्रजनन में 4 से 6 पीढ़ी के दूर के संबंधित पशुओं के मध्य संयोग कराया जाता है। तो इसमें जो नर और मादा भाग लेते हैं वो दूर के संबंधों में चचेरे भाई बहन, दादा पोती आदि होते हैं। अंतः प्रजनन में एक ही नस्ल के उत्तम गुणों वाले नर और मादा की पहचान की जाती है, फिर इनके मध्य संगम कराया जाता है, मेटिंग कराई जाती है। फिर जो मेटिंग से जो संतति या संतान प्राप्त होती है उसको मूल्यांकित किया जाता है यानी देखा जाता है कि जिन लक्षणों के लिए हमने इनमें संकरण कराया था वो लक्षण आए हैं या नहीं, समेकन कराया था वो लक्षण आए हैं या नहीं। फिर ये जो संतानें उत्पन्न हुई हैं इनमें से अच्छे गुणों वाले नर और मादा का चयन किया जाता है। ठीक है, अब अच्छे किसे कहेंगे? जैसे चयनित नर में संतान उत्पन्न करने का गुण होना चाहिए, अच्छी संतान उत्पन्न करने का गुण होना चाहिए, और मादा अधिक दूध देने वाली होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने चयन कर लिया, उसके बाद फिर से हम अंतः प्रजनन को दोहराते हैं और फिर से हम चयन द्वारा अच्छे लक्षणों का संचय कर लेते हैं और जो हानिकारक लक्षण होंगे उनको निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे? बार बार अंतः प्रजनन को दोहराएंगे, बार बार अच्छे गुणों का चयन करेंगे तो जो हानिकारक लक्षण है वो निकल जाएंगे, केवल हमें अच्छे लक्षण ही प्राप्त होते हैं। बच्चों, अंतः प्रजनन से हमें शुद्ध वंशक्रम प्राप्त होता है जिससे समयुग्मता को बढ़ावा मिलता है। अंतः प्रजनन द्वारा उत्तम लक्षणों वाले नस्लों को तैयार करके अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों, ये जो अंतः प्रजनन है इसकी कुछ हानियां भी होती हैं, जैसे कि अंतः प्रजनन द्वारा जनन क्षमता व उत्पादन में गिरावट होती है। कैसे गिरावट होती है? अंतः प्रजनन अवसादन, ये टर्म याद करना, अंतः प्रजनन अवसादन। इससे बार बार समयुग्मजी जो कैरेक्टर्स हैं उनके आते रहते हैं, जिससे बाद में क्या होता है, उत्पादकता में गिरावट आ जाती है। तो इस टर्म को कहते हैं अंतः प्रजनन अवसादन। और इसको कम भी कर सकते हैं। कैसे? जब हम प्रत्येक जो स्टेप कर रहे हैं उसमें अगर हम चयन कर दें अच्छे गुणों का, ठीक है, चयन कर देते हैं तो ये जो अंतः प्रजनन अवसादन है ये खत्म भी हो जाता है। दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि अंतः प्रजनन के फलस्वरूप जो समयुग्मजता जो आ जाती है उसके कारण हानिकारक जो अप्रभावी जीन है, जो रेसेसिव जीन है, वो भी अपने आप को प्रकट करने लगते हैं, जिससे कि
हानिकारक जीन्स के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। तो ये जो मेन ड्रॉबैक है ये है किसके, अंतः प्रजनन के। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब बात कर लेते हैं आउटब्रीडिंग या बाह्य प्रजनन की। आउटब्रीडिंग या बाह्य प्रजनन की। बच्चों जब बिना किसी संबंध वाले पशुओं के मध्य प्रजनन कराया जाता है तो उसे बाह्य प्रजनन कहते हैं। इस प्रकार के प्रजनन में एक ही नस्ल के पशुओं में जिनके 4 से 6 पीढ़ी तक कोई कॉमन एंसेस्टर ना रहे हों, यानी कोई उभय पूर्वज ना रहे हों, या फिर भिन्न भिन्न नस्लों या भिन्न भिन्न प्रजातियों के पशुओं के मध्य जब प्रजनन होता है तो उसे बाह्य प्रजनन कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है आउट क्रॉसिंग या बहिर्संकरण। इस विधि में एक ही नस्ल के ऐसे नर और मादा पशुओं के बीच संकरण कराया जाता है जिनका 4 से 6 पीढ़ियों तक कोई उभय पूर्वज नहीं हो। बहिर्संकरण के फलस्वरूप उत्पन्न जातियों को आउट क्रॉस कहते हैं। इस विधि द्वारा अंतः प्रजनन अवसादन, ठीक है, जिसमें बार बार जब हम इनब्रीडिंग कर रहे थे, अंतः प्रजनन कर रहे थे, उससे जो अवसादन हो रहा था, उससे जो कमी आ रही थी जनन क्षमता में, वह खत्म हो जाता है तथा पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता व मांस जो है उत्पादन क्षमता उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो खत्म हो जाता है। बच्चों इसका दूसरा टाइप है क्रॉस ब्रीडिंग, संकरण। इस प्रकार के संकरण में बाह्य प्रजनन में, यानी इस प्रकार के बाह्य प्रजनन में भिन्न भिन्न नस्लों के श्रेष्ठ नर और श्रेष्ठ मादा के बीच संगम कराया जाता है। इससे जो संतानें उत्पन्न होती हैं, संगम में भाग लेने वाली दोनों नस्लों के जो श्रेष्ठ गुण हैं, जो अच्छे अच्छे गुण हैं, वो इस नस्ल में आ जाते हैं। ये जो क्रॉस ब्रीडिंग है इसका मुख्य उद्देश्य है व्यावसायिक दृष्टि से उन्नत नस्लों को पैदा करना, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे भेड़ की हिसारडेल और गाय की करन स्विस। ठीक है, भेड़ की हिसारडेल और गाय की जो करन स्विस है, ये ऐसी नस्लें हैं जो क्रॉस ब्रीडिंग के फलस्वरूप बनाई गई है। बच्चों जो हिसारडेल नस्ल की जो भेड़ है वो बीकानेरी भेड़ और मेरिनो भेड़, ठीक है, उनके बीच क्रॉस करके बनाई गई है। और भारत की जो भारतीय नस्ल है जेबू नस्ल, उसका जब यूरोपियन नस्ल के साथ जब क्रॉस कराया गया तो उससे करन स्विस जो है वो हमारी गाय की नस्ल पैदा की गई है। ठीक है, होलस्टीन, ब्राउन, स्विस, जर्सी, जितनी भी गाय हैं गाय की यूरोपियन नस्ल है। ठीक है, और जेबू कैसी नस्ल है, जेबू गाय की भारतीय नस्ल है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे प्रकार इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसे अंतर विशिष्ट या अंतर जाति संकरण भी कहते हैं। इसमें दो भिन्न जातियों के नर और मादा के बीच संकरण कराया जाता है। इससे जो संतानें भाग लेती हैं, इससे जो संतानें उत्पन्न होती हैं, वो जो उनके पेरेंट होते हैं उन दोनों जातियों के लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। ये इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग होती हैं, इकोनॉमिकली इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन ये क्या होती हैं, ये इनफर्टाइल होती हैं। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग जातियों के बीच संकरण से बनी हुई होती हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है खच्चर, जो कि कैसे इसका ओरिजिन कैसे होता है, मतलब ये कैसे प्रोड्यूस होता है, जब घोड़ी मेयर का क्रॉस कराया जाता है गधे या डोंकी के साथ, तो ये खच्चर प्रोड्यूस होता है। आपको पता है कि खच्चर काम करने में बहुत ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ होती है, ये बहुत ज्यादा काम करता है। ठीक है, यानी ये इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। बच्चों हमने जाति की जब डेफिनेशन पढ़ी थी तब हमने बताया था कि एक ही जाति वे जीव एक ही जाति के कहलाते हैं जो आपस में क्रॉस करके प्रजनन योग्य संतानें उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तब वो एक ही जाति के। अब यहाँ अलग अलग जातियों की भी संकरण हो रहा है, तो इनसे जो संतान उत्पन्न होगी वो इनफर्टाइल या बंध्य होगी, यानी अपनी जैसी संतानें वो उत्पन्न नहीं कर पाएगी बच्चों। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं थर्ड टाइप, जिसको कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम प्रजनन या कृत्रिम गर्भाधान यहाँ पे कहा जाता है। बच्चों इसके अंतर्गत क्या होता है, पहले हम कोई नर पशु चूज करते हैं, ठीक है। कैसे चूज करेंगे किसी नर पशु को, जो श्रेष्ठ गुणों वाला होगा, बलिष्ठ होगा, रोग प्रतिरोधी होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा, ऐसे बलिष्ठ जो है नर पशु, उसका चयन करते हैं। फिर उसका हम सेमन प्राप्त करते हैं, ठीक है। फिर सेमन प्राप्त करके फिर हम उसे किसी विशेष उपकरण द्वारा मादा की जो जेनाइटल ट्रैक है, जो जनन पथ है, वहां पर पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियली करते हैं, मतलब जो नेचुरल कॉपुलेशन जो होता है वो क्रिया इसमें नहीं होती है, तो शायद इसीलिए इसे कृत्रिम प्रजनन या कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। यानी जो नेचुरल संयोग होता है वो इस प्रकार में नहीं होता है। सबसे पहले जो जैसा हमें पेरेंट चाहिए उनका हम चयन कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारा नर है उसका सेमन इकट्ठा कर लेते हैं, नर पशु का सेमन इकट्ठा कर लेते हैं। इस सेमन को उसी समय भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर इसे बाद में भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। हिमीकृत जो है एक प्रक्रिया है, उसके द्वारा इसको हम सेव कर लेते हैं। कैसे? बहुत कम टेम्परेचर पे इसको हम सेव करके रख लेते हैं और फिर जहां इसकी जरूरत हो वहां उसको पहुंचा देते हैं। फिर क्या करते हैं, उपकरणों की सहायता से जो हमने दूसरी मादा चूज की थी उसके शरीर में हम इसको जनन ट्रैक में, जनन पथ में इसको क्षेपित कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं। ये जो है इसकी जो सफलता की है वो जो प्राकृतिक गर्भाधान होता है उसकी तुलना में बहुत ज्यादा होती है। संकर जीवों के उत्पादन में सफलता बढ़ाने के लिए बहु अंडोत्सर्ग भ्रूण तकनीकी, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, MOET एक प्रोग्राम है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें क्या करते हैं, एक गाय को FSH हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है जिससे वो जो पशु है, मादा पशु है, एक बार में 6 से 8 अंडे प्रोड्यूस करने लगता है। उसका अंडाशय 6 से 8 अंडे प्रोड्यूस करने लगता है, जबकि नॉर्मल कंडीशंस में क्या होगा, केवल 1 अंडा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एक साइकिल में 1 अंडा प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पे जब हम हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं तो 6 से 8 अंडे प्रोड्यूस करता है। तो इस सिचुएशन में तो फिर क्या करते हैं, 2 कंडीशन है, या तो फिर इस जो हार्मोन से जो प्रोड्यूस FSH हार्मोन लगी हुई जो मादा पशु है उसको हम संगम कराते हैं, किससे, नर से, प्राकृतिक रूप से, या फिर आर्टिफिशियली स्पर्म को उसके जनन पथ में डाल देते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद क्या होता है, 8 से 32 कोशिकी जब जाइगोट का स्ट्रक्चर हो जाता है एग से, आपको पता है इतना लंबा प्रोसेस बताने की मुझे आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप जनन चैप्टर में पढ़ चुके हो कि निषेचन के बाद अंडा जाइगोट बनाता है। जाइगोट जब 8 से 32 कोशिकी स्टेज में होता है तो उसको फिर सैरोगेट मादाओं के शरीर में, यानी ऐसी मादाएं जो फिर इस भ्रूण को आगे को कैरी करेंगी, उनके शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और फिर वो गाय दोबारा से, या वो भैंस या फिर कोई भी हमारा लाइव स्टॉक की मादा है, वो फिर से ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग ओवुलेशन के लिए तैयार हो जाती है। बच्चों इस विधि द्वारा कम समय में अधिक दुग्ध उत्पादन और अधिक गुणवत्ता वाले पशुओं की नस्लें उत्पन्न की गई हैं। तो बच्चों ये था एक इंट्रोडक्शन और जनरल डिस्कशन किसके बारे में, एनिमल ब्रीडिंग के बारे में, ठीक है। यानी बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं जिनके द्वारा हम अपने पशुधन की नस्लों में सुधार कर सकते हैं, अपनी पुरानी कम दूध देने वाली और कम उत्पादक नस्लों को रिप्लेस कर सकते हैं अच्छी अच्छी नस्लों के साथ, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर चर्चा करेंगे।